सीखेंगे, अपनी गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जो लोग मूक दर्शक होके रहेंगे उन नहीं सीख पाएंगे, वो सिर्फ देख पाएंगे, कॉपी कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। उनको अगर कोई टॉपिक दे दिया जाए ना, हाथ गोड़ फूल जाएगा उनका। लेकिन जो प्रयास करेंगे, गलत सही जो भी हो, वो लिख पाएंगे। टॉपिक डील करेंगे तो इसमें कुछ चीजों का आपको, कहाँ से आप इंट्रो लिखने के बाद कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहां पर आप लोगों का मैंने देखा कि प्राय गड़बड़ है। ठीक है, तो पहले हम उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ठीक है, कैसे टॉपिक को डील करना है। ठीक है, थोड़ा सी व्यस्तता लानी होगी। अगर आपको मार्क्स अच्छा लाना है तो थोड़ी सी व्यस्तता लानी होगी। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग निबंध को सजाए कैसे। पॉइंट अच्छे अच्छे डाला है आपने, बट उसको सजाना कैसे है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर बात करें, ध्यान से समझिएगा कि जब भी हम लोग इंट्रो खत्म करते हैं, इंट्रो समाप्त करते हैं, ठीक है, तो समाप्त करने के पश्चात सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि निबंध को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, और निर्बाधित तरीके से आगे बढ़ाया जाए और एक रिदम में आगे बढ़ाया जाए। मतलब ऐसा ना लगे कि इंट्रो लिखने के बाद अचानक से हम कुछ टॉपिक लाके पटक दिए, ठीक है, और उसको पे चलने लगे। और आप लोगों के निबंध में जितने लोग भी निबंध भेजे हैं, सब में मैं यह चीज, इस कला को मैं गौर कर रहा हूँ कि ये चीज, ये भूल हो रही है, ये त्रुटि हो रही है कि आप लोग इंट्रो बड़ा अच्छा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जैसे कि आज जो स्टार्ट हो रहा है ना, इंट्रो के एंड होने के बाद, उसमें कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है। कोई कुछ भी, कोई टॉपिक उठाकर डाल दे रहा है, कुछ भी कहीं से कुछ उठाकर डाल दे रहा है, कुछ भी उठाकर डाल दे रहा है। नहीं, एक इसके लिए सिस्टम होता है। ठीक है, जिसका थोड़ा सा रूपरेखा मैंने कल बताया था और आज उसको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। देखिए, जब भी आप इंट्रो समाप्त किए, ठीक है, इंट्रो समाप्त करने के पश्चात आपको उसकी, उस समस्या के जड़ पे जाना होगा कि वो समस्या कहाँ पे आरंभ हुई। कोई भी टॉपिक आप डील करें, या अगर मान लीजिए समस्या नहीं है, किसी विषय पर आप अपने शब्द रख रहे हैं, तो आपको उस तह तक जाना होगा। मान लीजिए कि हम लोग समृद्ध भारत पर बात कर रहे हैं, ठीक है, समृद्ध भारत, डिजिटल इंडिया पर मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो संसार तो पहले डिजिटल है ही नहीं। बोलिए, रहा था कि मान लीजिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, तो ना पूरा विश्व पहले डिजिटलाइज्ड था और ना भारत डिजिटलाइज्ड था। ठीक है, तो मान लीजिए इंट्रो में आपने अपने शब्द रख दिए, आपको जो भी लिखना था आपने 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, जितनी जिसकी सामर्थ्य हो, 100 शब्द के अंदर आपने इंट्रो लिखी। लिखने के बाद जब हम बॉडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो जब हम ये बॉडी जहां से स्टार्ट करते हैं ना, इसको इससे लिंक करना एक चुनौती होती है कि आखिर कहाँ से बॉडी शुरू करे कि हमारे निबंध में ये जहाँ पे एंड हो रहा है, ये जहाँ पर एंड हो रहा है, वो यहाँ से कुछ उखड़ा उखड़ा सा ना लगे, लगे कि एकदम बस हमने स्टार्ट यहाँ पे किया। तो इसका सबसे बड़ा बढ़िया तरीका यह होता है कि जैसे ही हम बॉडी स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे ही हम बॉडी स्टार्ट करेंगे, हम पहले उसके तह तक जाए। ठीक है, जैसे जब अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, मान लीजिए, तो डिजिटल इंडिया का इंट्रो हमने डाल दिए। अब इसके बाद आप डिजिटल इंडिया मान लीजिए टॉपिक डील कर, आप क्या बोलेंगे, कहाँ से आप शुरू करेंगे, कहाँ से डिजिटलाइज होना भारत शुरू हुआ, बताइए, किसी को कुछ अंदेशा है? कहाँ से भारत डिजिटलाइज्ड होना शुरू हुआ, बताइए। और डिजिटल की क्या परिभाषा होती है, बताइए, हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। कोई एक व्यक्ति, क्या है डिजिटलाइज्ड होना, क्या है, बताइए। सर, जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तब उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस किया था। क्या इंट्रोड्यूस किया था? रेलवेज हम्म, ट्रेड करने के लिए, रेल को बिजनेस के लिए। रेलवे, हाँ देखिए, रेलवे जो था ना, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही अहम भूमिका है। ठीक है, लेकिन डिजिटलाइजेशन वहां रेलवे में नहीं है। ठीक है, आप जब अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से रेलवे का टिकट काट रहे हैं ना,
तो वो डिजिटलाइजेशन का परिभाषा हो सकता है। ठीक है, समझिए बात को। रेलवे डिजिटलाइज नहीं था। ठीक है, रेलवे को रेलवे के टिकट रेलवे टिकट काटने के लिए हमने जो प्रक्रिया लाई वो डिजिटलाइजेशन की परिभाषा है। ठीक है, तो आप अपने अनुमान से बताइए, डिजिटल इंडिया चूंकि टॉपिक हम डील कर रहे हैं, तो भारत कब से डिजिटलाइज होना शुरू हुआ? एक आपका मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि इसके बारे में तो कई लोगों ने पढ़ लिया है। लॉकडाउन से ज्यादा स्टार्ट हुआ है, वर्क फ्रॉम अरे होम हो बाबा, गया। सर मोबाइल फोन सर या स्मार्टफोन टेलीविजन, के आने के बाद जब ज्यादा टेलीफोन रहता था। डिजिटलाइजेशन हुआ है। अच्छा, और मैं ये नहीं बोल रहा, और मैं बोल बाद रहा में हूँ ये कि अगर, प्रोग्राम भी हाँ गवर्नमेंट ने शुरू किया था, डिजिटल इंडिया करके, तो वो देखिए, भी। आपने बहुत अच्छा बात बोला कि इसको कोरोना के टाइम से या उस समय से बूस्ट मिला है, क्योंकि उस समय की आवश्यकता और मांग यह हो गई थी कि हमें डिजिटलाइज होना। बट मैं यह प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि भारत को डिजिटलाइज होने का जो प्रथम क्रांति आप देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना औद्योगिक क्रांति, वैसे डिजिटल क्रांति भारत में कब से शुरू हुई? आपकी उसके आवाज गाइडेंस नहीं कहाँ से आ मिली? रही है। हेलो यही बात है। सर, आपकी वॉइस नहीं स्पष्ट आ रही है। अभी मेरी आवाज क्लियर है क्या? जी सर, अब ठीक आ रही है सर। ठीक, थोड़ा सा आप लोग कष्ट कीजिए, हम देख रहे हैं वाईफाई लगवा लेते हैं। ठीक है, चलिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिजिटलाइज, देखिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। आप भारत को कब से डिजिटलाइज मानते हैं, बताइए। 90 के दशक में जब भारत 90 के दशक में जब भारत ने तकनीकी क्षेत्र में विस्तार करना शुरू किया, तब से भारत को एक डिजिटल डिजिटल इंडिया के रूप में उभरते हुए देखा गया है। अच्छा, तो मैं अंकित जी आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या इसके डिजिटलाइजेशन की परिभाषा क्या है, पहले ये बताइए। कोई किसी के पास इसकी परिभाषा है क्या? हम 90 के दशक में, चलिए मान लीजिए भारत की वहां से शुरुआत होती है, भारत वहां से 90 के दशक से डिजिटलाइज होना शुरू होता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डिजिटलाइजेशन की परिभाषा क्या है? देखिए, ये प्रश्न उत्तर से आप रूबरू होइए। अगर नहीं होइए, देखिए आपके पास में उत्तर ही नहीं है, कैसे आप डिजिटल इंडिया लिखिएगा, जो कि इस साल का हॉट टॉपिक है। और उसको मैं यहाँ डाल के फिर आगे बढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर हम लोग इसीलिए इस क्लास में जुड़ रहे हैं, और रात को 8 बजे हम लोग किसी अलग उद्देश्य से जुड़ेंगे। ठीक है, तो नहीं बताया, बट आज से होगा। बताइए, आप डिजिटलाइजेशन की क्या परिभाषा समझते हैं? के पास देखिए जवाब, और आप लोग को वहां जान भी सर देगा। विभिन्न सुविधाओं ठीक है, का फोन पर उपलब्ध होना। तकनीक के माध्यम से, नहीं। तकनीक के माध्यम से, ठीक है, आधुनिक तकनीक के माध्यम से आ, जो आ, जो कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है, जो कार्य हम कर रहे हैं उसे तकनीक के माध्यम से आसान बनाना। ठीक है, आप सिंपल शब्दों में अगर कहें तो डिजिटलाइजेशन की जो परिभाषा है वो ये है। सर ऐसे बोल सकते हैं, डेटा का आदान प्रदान करना, क्या इस तरह से वो क्या एक आपकी आधुनिक। आवाज कट रही है, अब आपकी आवाज कट रही है। जी सर, नेटवर्क थोड़ा नहीं आ रहा है सर हमारी तरफ से। हाँ, ठीक, कोई बात नहीं। तो मैंने ये कहा कि तकनीक के माध्यम से जो भी हम लोग क्रिया, जो भी प्रक्रिया, जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कार्य, जैसे कि जो भी जैसे कि मान लीजिए, क्या मैं बताऊं, जैसे आप बैंकिंग में जा रहे हैं तो एक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। आप अपने म्युनिसिपल में जा रहे हैं तो आप एक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है, आप अगर मान लीजिए व्यवसाय कर रहे हैं तो आप एक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। कैसे कि आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं, मान लीजिए ट्रेड लाइसेंस निकालना है, तो आपको एक तो जाके आप वहां पर उस चीज को संपन्न करें, संभव नहीं है, आप यहीं से नेट ऑन किए और अपना सारा डेटा वगैरह डाल दिए और काम हो गया। ठीक है,
टिकट काटने का काम हो गया, बैंकिंग सेवाओं को आप ले रहे हैं मोबाइल में, फोन पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो कार्य हो रहा है, ठीक है, तो वो डिजिटलाइज्ड कहा जाता है, ठीक है। कि किसी भी प्रक्रिया में जहां पर डेटा या कार्य को डिजिटल रूप में बदला जाता है, ठीक है, इस तकनीक को हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन, ठीक है। जहां पर डेटा है, जो डेटा से संबंधित है, ठीक है। जहां डेटा मतलब पता है ना आप लोगों को, जो प्रक्रिया में डेटा हिस्सेदार है, डेटा भाग ले रहा है, हम अपने कुछ डेटा डाल रहे हैं और कुछ डेटा प्राप्त कर रहे हैं तकनीक के माध्यम से, ठीक है, तो वो डिजिटलाइजेशन की परिभाषा होगी। और इसका जो उद्देश्य है कि कार्य को अधिक कुशल सुलभ बनाना, ठीक है, और इसके लिए ऑटोमेशन मतलब स्वचालित हो, ठीक है, यही है डिजिटलाइजेशन की एक ऊपर ऊपर परिभाषा, जिसको आप सहेज कर कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, भारत में डिजिटलाइजेशन की मतलब जहां पर डेटा है, जहां पर डेटा है, ठीक है, तो आप अब बताइए कहां से इसकी शुरुआत हो रही है। 1990 में आपने बता दिया, जहां पर हमको एक डिजिटल क्रांति देखने को मिली, लेकिन क्या सच में 1990 से ये कार्य होना शुरू हुआ या पहले भी कभी हो चुका है? कोई आइडिया, कोई आइडिया? हमारे डिजिटलाइजेशन का इतिहास कहाँ पे है? देखिए, यही बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि चलिए 1990 हमने मान लिया, चलिए आओ थोड़ा सा आसान कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि हम कहेंगे कि डिजिटल, चलिए हम डिजिटली साक्षर जो हो रहे हैं 1990 से होना शुरू हुए, लेकिन अगर मान लीजिए इंट्रो समाप्त करने के बाद आप बॉडी पर आ रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को कहां से शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे बताइए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए। आप प्राचीन से प्राचीन तरफ जाएंगे और जाकर आप देखेंगे कि डिजिटलाइज में क्या होता है। यहाँ पर हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह तकनीक के माध्यम से भेज रहे हैं, ठीक है। प्राचीन काल में चाहिए, यह कार्य कौन कर रहा है बताइए, कुछ दिमाग लगाइए, ये कार्य कैसे हो रहा था प्राचीन काल में, बताइए। अरे बाबा, प्राचीन काल में यह कार्य पत्रों के माध्यम से कबूतर कर रहे थे, याद नहीं है आप लोगों को? कबूतर जा 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 गाना नहीं सुने हैं? तो जी सर, वहां पर वो कार्य नहीं सुने हैं? सुने हैं सर जी। सुने हैं सर। तो हाँ, तो आप ऐसे लिखेंगे, प्राचीन काल में या पहले पत्रों के माध्यम से कबूतर जो है वो पत्रों को या संदेश को ले जाया करता था। समय बदला, ठीक है, फिर लेखन देखते थे ना, राजा लोगों के पास लेकर जाते थे, एक कोई मैसेज रहता था, वो एक राजा दूसरे राजा को भेजता था, कुछ फरमान जारी किया जाता था। समय बदला, लेखन का प्रक्रिया बदली, इस तरीके से होना शुरू हुआ। सबसे त्वरित गति से अगर कुछ भेजना रहता था तो कबूतर के माध्यम से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि घुड़सवार वगैरह वगैरह, कबूतर की भी एक सीमा थी, तो फिर घुड़सवार वगैरह लेके जल्दी से पहुंचाया करते थे संदेश, ठीक है। समय बदला, अंग्रेज आए, डाक सेवा शुरू हुई, एक पूरा चैनल बना। फिर उसके बाद आपका आया वो तार की व्यवस्था आई, ठीक है, जिसे टेलीग्राम कहा जाता है, तार आना शुरू हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद और प्रोग्रेस देखने को मिला, इसमें बूस्ट मिलता है, लाजिमी है, कंप्यूटर आया। कंप्यूटर के बाद ये प्रक्रिया और सुलभ हो गई, ठीक है, मेल, जीमेल, ईमेल सब आना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर मोबाइल आता है, एसएमएस शुरू होता है, ठीक है। और आज संदेश भेजने के लिए हम लोग पूरे तरीके से डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं। हालांकि अभी भी हम लोग पत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। जब किसी जॉब में बोल दे रहा है कि भाई हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, आप लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, तो ऑफलाइन अभी भी कई फॉर्म्स हम लोग भरते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारी प्रक्रिया। तो शुरुआत में संदेश पत्रों या जो भी संदेश कबूतर के द्वारा भेजा जाता था। समय बदला, डाक सेवा शुरू हुई, तार आया, फिर कंप्यूटर आता है, और फिर आज हम सबके हाथों में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, नेट के माध्यम से एक सेकंड में विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में हम अपने संदेश को प्रेषित कर देते हैं या जरूरत डेटा को हम भेज देते हैं, ठीक है। तो
इस तरीके से आपने निबंध को शुरू करने का प्रक्रिया लाया, आप तह दे रही है, ठीक है। और यहाँ से आप आएंगे और आज हम डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करते हुए डिजिटल रूप से एक्टिव सक्रिय हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा था, जब आप इस तरीके के टॉपिक को डील कर रहे हैं कि महिलाओं का खेल कूद में सहभागिता और सामाजिक परिवर्तन, तो यहाँ से जब आप बात करेंगे ना, तो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो है वो खेल कूद नहीं खेला करती थी, लेकिन वो कब खेला करती थी, जब वो बालिका रहती थी। बालिका बालिका के रूप में एक थोड़ा ही बंधन था कि आप नहीं खेल सकते, कोई छोटा बच्चा हो तो खेल ही रहा है, ठीक है। लेकिन जब बालिका से वो किशोर हो रही थी, किशोरी जिसे कहा जाता है, तब उन पर लगाम कस दिया जाता था या उन्हें रोकना शुरू होता था कि नहीं, अब आप नहीं जा सकती हैं। और खुद न खुद समाज में वो खुद भी देखती थी कि हमारे जो चाची हैं या जो भी हैं, दीदियां हैं, वो लोग नहीं जाती हैं, तो वो भी संकोच करने लगती। होता है ना, बालिका थी तो आप चले जाती थी मैदान में खेलने, ठीक है, कहीं भी खेलती थी रास्ते में। लेकिन जैसे ही आप किशोरी हुई, आपको समझ आने लगा कि नहीं, अब ये संभव नहीं है, और किशोरी से आप युवती बनने लगी, तब तो एकदम ही भूल जाएगी। तो ऐसा नहीं था, लोग खेल रहे थे। अब इसी को आपको सहेज के अपने शब्दों में लाना है। एक चीज और मैं कहूंगा, आखिर भारत में प्रचलन कब से शुरू हुआ? पहले तो था, चलिए हम मानते हैं कि जब हम समानाधिकार की बात कर रहे हैं, तो चलिए मान लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि नहीं खेल रहे थे। क्या रास खेलना, जो गरबा आप देख रहे हैं, क्या भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर गोपियों के साथ नहीं खेला? क्या वहां पर समानाधिकार नहीं था? क्या वो घर में क्या मतलब जादू से चली जाती थी, उठ के ही जाती थी ना? वो उस समय का वर्णन था, वहां पर महिलाओं को उतनी स्वतंत्रता प्राप्त थी, वहां महिलाएं सुरक्षित थी। आज जो आप गरबा डांस खेलने जा रहे हैं, गरबा खेलने जा रहे हैं, यही वर्ड यूज किया जाता है, गरबा, गुजरात में। यही चीज तो वहां पर था ना। वहां भी आप देखिए कृष्ण के साथ गोपिकाएं वहां पर खेल रहे हैं। तो ये मत बोलिए कि वहां पे समानाधिकार नहीं था, वहां पे आपको दिख रहा है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसका एविडेंस है कि नारियों को समानाधिकार था, और नारियां रात्रि के समय रास खेल रही थी, या जो आज जिसको आप गरबा के रूप में बोले, वो खेल रही थी। खेलना ही था ना वो, तो समानाधिकार था। लेकिन जब समय बदला और जब स्थितियां बदली, ठीक है, तो क्या हुआ कि समाज में परिवर्तन है, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, ठीक है। और यहां से क्या हुआ कि, तो हम पौराणिक ग्रंथों में पहले जाएंगे कि एक समय में जब हमारे समाज में नारियों को समानाधिकार था, तब हम पाते हैं कि महिलाएं खेला करती थी, जिसका प्रमाण हमें अपने पौराणिक ग्रंथों में अगर जाएं तो वहां मिलता है रास खेलते हुए, भगवान श्री कृष्ण के साथ रास खेलते हुए। और कौन रास खेलते? जो कोई छोटी बच्चियां नहीं थी, युवतियां थी, है ना? सहमत है ना मेरी बातों से आप? तो आप पौराणिक ग्रंथों में जाके कोई एक तगड़ा वाला एविडेंस लाइए, ठीक है, कोई एक घटना या साक्ष्य, ये आप प्रस्तुत करिए, ये आपको प्रस्तुत करना है। इससे आपके निबंध को बल मिलेगा। खोज के लाया मैंने, इसी तरीके से आपको भी खोजना था। पौराणिक ग्रंथों में जाइए, वहां से निकल, क्योंकि देखिए हमारा आज ये जो भी हम लोग, हमारा जो भारतीय संस्कृति है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे उन पौराणिक ग्रंथों का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितना सच है कितना झूठ है। राम का वो जो पुल है, क्या बोले, राम सेतु है कि नहीं, राम ने बनाया कि नहीं, लेकिन वो है। किसने बनाया, चलिए इस पे विवाद हो सकता है, लेकिन राम सेतु है। कब से है? पौराणिक ग्रंथों में उसका जिक्र है, तो जरूर वो किसी ने भी बनाया, लेकिन वो तकनीक तो हमारे पास था नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आज हमारा जो समाज है ना, ये कहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक समय में ऐसा था, आज ऐसा हो गया है। कब था वो समय? वो पौराणिक ग्रंथों से हम तुलना करते हैं, तो हम अपने समय में बहुत उन्नति के चरम शिखर पर थे। आप उसे छोटा ना समझिए, ठीक है। और लड़ाई झगड़े की बात भी तो कह दी, कैकेयी ने लड़ाई किया था वहां पर दशरथ के साथ जाकर युद्ध भूमि में। तो आपको पहला जो काम होगा इंट्रो के समाप्त करने के बाद, कि एकदम पौराणिक ग्रंथों में जाए और कुछ एविडेंस निकाले, और आपको हर एविडेंस मिलेगा। आप अगर डिजिटल इंडिया की बात करें
या आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वहां पर हम लोगों के पास वो था, क्या नाम था, पुष्पक विमान, जो अब अभी ड्रोन निकला है यहाँ पे, और वहां पे पुष्पक विमान का जिक्र कब का कर दिया गया है। आज आप सेतु बना रहे हो, वहां पे राम सेतु कब का बना दिया गया है। ठीक है, जो भी हो, समुद्र के ऊपर मिट्टी को देखकर ही वो डिजाइन किया गया, लेकिन इसको तो अनुमान था ना कि यहाँ पे जमीन उठा हुआ है, इसके ऊपर हम लोग चलकर जा सकते हैं, कुछ तो जगह जोड़ा गया है ना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये आपको जाके खोजना होगा। अगर आप आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो आपको पहले वहां चला जाना होगा, पौराणिक ग्रंथों में आपको जाना होगा, हमारे महाभारत काल में, जहां पर आप देखिएगा क्या है, महाभारत काल में क्या है सबसे बड़ा, वहां का क्या है, भव्यता क्या है, बताइए तो। महाभारत काल में अगर आप सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन देखेंगे, सबसे सृजनात्मक कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वो क्या है, बताइए। हस्तिनापुर, कोई आइडिया? द्वारिका। क्या आपको पता है? हाँ बोलिए बोलिए। द्वारिका। 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 अरे बाबा नहीं, द्वारिका वो नहीं, आप पांडवों ने जो इंद्रप्रस्थ बोलिए। बनाया था, पांडवों ने एक घर बनाया था ना, मैं भूल गई नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है। लाक्षागृह। पांडवों, नहीं लाक्षागृह नहीं था। अरे बाबा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। हाँ, इंद्रप्रस्थ। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी सर। जी सर। इंद्रप्रस्थ इतनी बार बोल दिया। इंद्रप्रस्थ स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने या देव विश्वकर्मा देव ने उसका निर्माण किया था। ठीक है, तो आप पहले वहां से खोजिए ना। ठीक है, ताजमहल बहुत ही सातवां अजूबा है, लेकिन जब अगर हम ताजमहल पे लिख रहे हैं और हमको कंस्ट्रक्शन पर बात करना है तो पहले हमको इंद्रप्रस्थ पे जाना होगा, क्योंकि उस समय में वैसा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था। अब हुआ नहीं हुआ अलग बात है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में जिक्र है, हम वहां से उठा के साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे निबंध पर। तो पहला आपको जाना है पौराणिक ग्रंथों में, घटना में, और वहां से कुछ साक्ष्य लाना है। ये काम हमने किया। ठीक है, आइए अब अगर आप बात करते हैं, एक समय तो ये था कि नारियों का शोषण होने लगा, उनको रोक दिया गया, भाई बंद, आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आखिर ये शुरू कब से हुआ, फिर आखिर क्या हुआ कि ये अचानक से जोड़ पकड़ लिया, बताइए। अब शिक्षा मत बोलिएगा, ठीक है, शिक्षा मिला, शिक्षा से हमको समान अधिकार का ज्ञान हुआ, चूंकि विद्यालय जाने लगी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ खेल कूद का माहौल कब से पूरे विश्व में बना, कब से ये चीज होने लगा, बताइए, बोलिए। कोई जवाब पता है आपको? बस थोड़ा सा आपको क्लू देना है। आप चल चलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं, बोलना है ना, मैं बोलूं? तो इसके लिए मेरी आवाज क्लियर है ना? एक बार क्लियर कर दीजिए, एक बार कोई बस माइक ऑन करके बोल दीजिए। जी सर सर। आ रही है। ठीक है, जी सर। इसका जो शुरुआत हो रहा है वो हो रहा है आपका ओलंपिक गेमों से। कब से ओलंपिक की शुरुआत हो रही है? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हो रही है? पढ़े ना आर्ट्स? हम तो पढ़े नहीं है भाई, बताइए ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई है? 1780 786 समथिंग ऐसा ही कुछ था, एथेंस में स्टार्ट हुआ था। 1984 आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई है। नहीं, प्राचीन ओलंपिक की बात कीजिए। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई है? एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा, हमको भी नहीं पता है, क्योंकि ये भी झटके में दिमाग में आ गया। तो जब आप बात करेंगे ना ओलंपिक खेलों की शुरुआत, तो यहीं से क्या हो रहा है 1896 एथेंस। और कौन पता अभी हाँ क्या 1896 हाँ क्या क्या एक बार और 1896। 1896 से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। गूगल किया आपने? सर आप वो ट्रेडिशनली वाली जो बात कर रहे थे, 776 सर 776 BCE ओलंपिया ग्रीस में, वहां से जी नाम आया ऐसा ही कुछ नहीं है। एथेंस क्या है? एथेंस में कुछ हुआ था क्या इसके रिलेटेड? ग्रीस से शुरू हुआ था, एथेंस की कुछ मुझे जानकारी है। चलिए, तो बात है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है, ठीक है, और समय के साथ साथ क्या होता है, ओलंपिक गेम जो है एकमात्र उस समय ऐसा गेम बन गया
जिसमें पूरे विश्व के लोग सहभागिता करने लगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि पूरा विश्व किसी खेल को देख रहा है, ठीक है, तो पुरुष उसमें भाग ले रहे हैं, ठीक है, पुरुष उसमें भाग ले रहे हैं, और जब पूरा विश्व उसको देख रहा है तो चूंकि पूरे विश्व में पुनर्जागरण काल में महिलाओं को समान अधिकार देने की बात शुरू होती है, ठीक है, कि अब महिलाओं को भी समान अधिकार देना है। तो जब ओलंपिक गेम एक ऐसा खेल था जहां पर पुरुषों को यह प्लेटफॉर्म मिल गया था कि पूरे विश्व के लोग इस खेल से जुड़ सकते हैं, तो महिलाएं पीछे नहीं रहेंगी। तो महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया, और वो था 1900, एक 20वीं सदी के प्रथम में, 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं ने ओलंपिक गेमों में भाग लेना शुरू किया, समझ सकते हैं आप। और यहां से महिलाओं में मतलब आधुनिक रूप से खेल कूद लेने का प्रचलन शुरू हुआ। और जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तो कई देश इससे जुड़ते गए, क्योंकि ओलंपिक गेम कहीं ना कहीं किसी भी देश के समृद्धि का प्रतीक बन गया। आज ओलंपिक गेमों में क्यों लोग भाग लेते थे? ओलंपिक गेमों में भाग लेने का उद्देश्य क्या था? किसी के पास है जवाब? कई कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण यह भी था कि सरकारें चाहती हैं कि उस समय तो इतना ज्यादा डिजिटलाइज नहीं था, कौन देश कहाँ का है कुछ किसी के पास पता नहीं है। तो उस समय जब कोई छोटे छोटे देश के लोग जाकर जीतते थे वहां पर गोल्ड मेडल, तो उस देश का नाम होता था, लोगों के पता था कि अरे भाई ये छोटा सा देश है और यहाँ से लोग गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, ठीक है। तो खेल कूद कौन करेगा? जो समृद्ध होगा वही ना, जिसके खाने के वांदे पड़े, जिसको खाना नहीं, घर में थाली नहीं है, वो थोड़ी खेलेगा, वो तो कमाई खाएगा। तो समृद्धि का प्रतीक है खेल कूद। तो अब लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर समृद्धि है। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समृद्धि है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है जो खेलकूद को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। तो जिस देश में खेलकूद को बढ़ावा मिल रहा है मतलब क्या है, वहां पर और भी सुख सुविधाएं है। अब सुख सुविधाएं जहां रहेगी वहां पर ना माल बेचा जाएगा, लोग ना, जिससे जहां पर लोग कमाने खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं वहां पर थोड़ी माल बिकेगा। तो अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, कई दृष्टिकोण हो सकती है इसके, आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए तो इस तरीके से प्रमोट किया जाता था कि भाई हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव तैयार करें, देश में जाके जीतेगा तो पूरे विश्व का नजर वहां पर जाएगा, और वहां से हमारे देश को एक नई पहचान मिलेगी। और इसका एक प्रभाव यह पड़ेगा, न सिर्फ आर्थिक, लेकिन उसका एक भाग था कि इससे आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा, आर्थिक बूस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ओलंपिक खेलों में पुरुषों का जुड़ना शुरू हुआ, महिलाओं का जुड़ना शुरू हुआ। तो जब ये लहर चली कि महिलाएं जुड़ने लगी है, तो किसी एक देश तक सीमित नहीं रह गई, ये विभिन्न देशों में यह हवा जाने लगी, सबके अंदर जोश जगने लगा, महिलाएं हैं हम भी जाएंगे, हम भी करेंगे। तो इस तरीके से वहां पर डेवलप होता है चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होती है, और धीरे 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 आजादी के बाद से यह चीज कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिला, ठीक है। और आप देख सकते हैं दंगल फिल्म, आपने दंगल फिल्म का तो सबने जिक्र किया, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म इस पर बना था जिस पर कोई आप लोगों ने जिक्र नहीं किया, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया पूरा इसी पर है, उनको फंड नहीं दिया जा रहा है, उनको व्यवस्था नहीं मिल रही है, ठीक है, वहां भी संघर्ष दिखाया जा रहा है एक महिला की। तो चक दे इंडिया के कुछ डायलॉग्स डालिए ना, वहां भी तो जबरदस्त, अभी दंगल का डाले सब दंगल ही डालिए, यही होता है कॉपी पेस्ट। आप बैठकर सोचते नहीं है, थोड़ा सा सोचिए, चिंतन कीजिए, और इसी के लिए हमको ये बैच लाना पड़ा है कि आप लोगों की चिंतन शक्ति बढ़े, ठीक है, पहले जरूरी है ये। तो अब अगर मान लीजिए चक दे इंडिया के कुछ डायलॉग्स, अच्छे डायलॉग निकालिए यूट्यूब में, एक से एक डायलॉग में लेगा डालिए, और वहां भी देखिएगा फंड की कमी है, नहीं भेज रहा है, पुरुषों को दे रहा है, वही सब समस्याओं को तो आपको डालना है, लेकिन आपको एक व्यस्त के तरीके से डालना है, ठीक है, न सिर्फ एक मतलब लिख देना है कहानी की तरह, उसको एक व्यस्त के तरीके से प्रस्तुत करना है। तो अगर आप बात करें कुछ फिल्मों की जिससे आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है, दंगल, चक दे इंडिया, और कोई मूवी ऐसा जहां पर महिला खेलों को लेकर बात हुआ है, और कोई फिल्म है किसी को जानकारी? कोई पुस्तक जिस पर जिक्र किया गया है उसकी जानकारी निकालिए आप, जहां पर महिला खेलों को प्रोत्साहित किया गया है, ठीक है, कोई पुस्तक, ठीक है। और
इसमें एक नाम आप जरूर याद रखिएगा, अरुणिमा सिन्हा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं डाले हैं, ये डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बहुत ज्यादा यह आपको हाईलाइट करेगा। यूट्यूब में जाकर इसका कहानी जरूर सुनिएगा। इस महिला की, एक एथलीट थी, एक्सीडेंट होता है, चेन छीना जाता है इनका ट्रेन में, ये विरोध करती हैं, उठाकर ट्रेन से फेंक दिया जाता है। अपोजिट साइड से एक ट्रेन आ रहा था, पैर कट जाता है। पैर कटने के बाद यह जाती हैं और वहां पर हॉस्पिटल में, ठीक है, इनको सुविधा नहीं मिलता। फिर पता चलता है कि शायद डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, तो फिर इनको व्यवस्था मिलता, बिना एनेस्थीसिया के पैर काट दिया गया था इनका, मतलब बिना पैर शून्य किए पैर काट दिया गया था, सोच सकते हैं। और चूंकि एथलीट थी, लड़ने का क्षमता था, परिस्थितियों से लड़ी और लड़ते लड़ते एक लंगड़ा, एक पहली महिला जो अपंग होते हुए एवरेस्ट फतेह कर ली, सोच सकते हैं आप। ठीक है, हम लोग 10 तल्ला में चढ़ते हैं, अगर 4-5 तल्ला में तो हम लोग का माथा घूमने लगता है, सीढ़ी से चलेंगे तो हाफने लगेंगे, है ना। हम ही लोग बता रहे हैं, मेट्रो में हम लोग जा रहे हैं एग्जाम में, टीसीएस में, तो जो हावड़ा में डालकर निकल रहे हैं ना, हाफने लग रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर ऐसे ऐसे कारनामे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ ऐसे स्टोरीज को रखना होगा जिससे प्रभाव बनेगा, इसलिए कुछ डायलॉग्स को रखने होंगे। ठीक है, सहेज कर हम डाल देंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को डील करने के लिए शाम का आज फिर से क्लास होगा, और आप लोग पहले एक टॉपिक को ठीक से डील कीजिए। अभी हुआ ही नहीं है खेलकूद का, अभी देश को प्रोत्साहित करने वाला निबंध चलने लगा। अरे भाई, इसको कंप्लीट करो, ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको, और इस बार आने की प्रबल संभावना है इसकी। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि इंट्रो आप लोग को डालना है, कोई इंट्रो डाल ही नहीं रहा है, और अब हम इसको आगे करते हैं। इंट्रो के बाद आप अगर अपने इस निबंध को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो देखिए कैसे बढ़ाना है। ठीक है, कभी समाज में नारियों को समान अधिकार प्राप्त था। पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं से अधिकार छीन लिया। समय के साथ पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं से अधिकार छीन लिया, देख लीजिए। ठीक है, नारियों को यह अधिकार प्राप्त था, समान अधिकार प्राप्त था। ठीक है, अब समान अधिकार था तो खेलकूद भी आ ही गया। पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं से अधिकार छीन लिया। बालिका जैसे ही किशोरी होती, घर की दहलीज पार करने से उन्हें रोका जाने लगा। अतः स्त्री की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास प्रभावित हुई और समाज पर इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा? अब आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, आप लोग एक्सप्लेन बहुत ज्यादा कर देते हैं। क्या प्रभाव पड़ा? आइडिया, कुछ आइडिया बताइए, क्या प्रभाव पड़ा? बताइए, क्या प्रभाव पड़ा है? अगर एक महिला को रोक दिया जा रहा है कि आप नहीं जा सकती, पूरे महिला वर्ग को रोक दिया जा रहा है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज में? सर मतलब जो मेल पॉपुलेशन थी वो डोमिनेट करने लगी थी एक टाइम पे, और जो महिला थी वो काफी ज्यादा पिछड़ गई थी, और उसकी वजह से पढ़ाई लिखाई करना उन लोगों ने बंद कर दिया था, और लाइक घर के काम ज्यादा करने लगे थे वो लोग। हाँ, देखिए, ये महिलाओं का प्रभाव बता रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर महिलाओं की उन्नति ना होगी तो समाज कैसे पिछड़ेगा। ये लिखना नहीं है आपको, मैं बस जस्ट मेरा, देखिए मेरा टॉपिक मैंने डाल दिया। अतः स्त्री की शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास प्रभावित हुई। तो इसका परिणाम क्या पड़ता है? सुनिए, इसका परिणाम यह पड़ता है कि जब वह स्त्री मां बनेगी, ठीक है, जब वह स्त्री मां बनेगी और वह अपने बच्चे को जन्म देगी, तो उस बच्चे को समाज के बाहर क्या हो रहा है इसके लिए वो ट्रेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो ज्ञान, जो विवेक उसको, उस बच्चे को, स्त्री पुरुष जो भी हो, बच्चा बालिका जो भी हो, उसको वो ज्ञान नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ जो ज्ञान उसको आज आप लोगों को पता है, आप लोगों को एक बात पता है, आज इतने बच्चे स्मार्ट क्यों पैदा हो रहे हैं? बताइए तो, क्यों हो रहे हैं? इसको लिखना नहीं है, बस मैं आपके दिमाग बचपन से में सिखाया उन्हें। क्यों? आप क्या बोले? सर सामाजिक प्रभाव मतलब बचपन से उन लोगों को सिखाया भी है, मतलब जो उनके गार्डियंस वगैरह है। सुनिए, माता पिता दोनों शिक्षित होते हैं। और मोस्टली एजुकेशन
वाइज भी पेरेंट्स आजकल काफी ज्यादा आगे है। अब सुनिए, अब आप लोग मेन कारण सुनिए, ठीक है। मेन कारण यह है ना कि आजकल माए जो है ना, बच्चा तो छोटा है, ठीक है, बच्चा तो छोटा है, पिताजी चले गए काम में, लेकिन माँ घर में बैठी है, ठीक है। और माँ के हाथ में क्या है, सबसे खतरनाक स्मार्टफोन, ठीक है। मोबाइल अब बच्चा वो स्मार्टफोन लेके पैदा हो रहा है, ठीक है, बोल नहीं पा रहा है, देखो यूट्यूब लगा दे रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, बच्चे यूट्यूब लगा दे रहा है, बोल नहीं पा रहा है। उसको मालूम है कि फिंगरप्रिंट सेंसर वीडियो बोलिएगा तो भेज देंगे, उसको मालूम है कि मम्मी अपना हाथ का छाप देती है ना तो मोबाइल ऑन होता है, वो अपना हाथ का छाप दे रहा नहीं खुल रहा, तो उसका पकड़ के इसकी मम्मी सोई है तो उठा के उसको डाल देंगे, अब मोबाइल खुल जा रहा है, हंसने लग रहा है। खाना नहीं खा रहा है, ले भाई गाना सुन, ले भाई गाना सुन, खाना खा रहा है, काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, दे दिया गया। अब इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं बोलूंगा, उसका क्या पतन हो रहा है बच्चा को वो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर, क्योंकि एक दिखाई तो छोटा बच्चा भी बोलने तक नहीं आया है, वो अपनी माँ के साथ रह रहा है और उसके माँ के पास ये श्री यंत्र है, और वो अपनी माँ को देख रहा है कि माँ दिन भर इसमें एक्टिव है, ठीक है, तो वो भी एक्टिव हो रहा है और वो समय से पहले ज्यादा तेज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है खेल? वो बचपन में अभी वो घर के बाहर नहीं निकला, लेकिन वो पूरी दुनिया से जुड़ जा रहा है, उसको पता है कौन सा कार्टून है, उसको पता है कौन सा गाना बज रहा है, ठीक है, और खुद से वो लगा ले, ये कारण है। तो महिलाओं के साथ ये हुआ, जब उनको रोका गया ना, जब उनको रोका गया तो उनके बच्चे जो है ना वो उतना उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाया, ठीक है, और नहीं हो पाया तो जब हमारा आने वाला पीढ़ी जिस चीज को हमको आज हम लोग 10 क्लास में सीख रहे हैं, ठीक है, वो चीज हमको 5 क्लास में सीख लेना चाहिए, तो मेरा पतन हुआ। आज हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ आज जो हम लोग बंगाल गवर्नमेंट पढ़े से निकले यही हो रहा है ना। आप जाइए केंद्रीय विद्यालय में जाइए, देखिए वहां पे आप जो यूनिट डिजिट पे सवाल बना रहे हैं ना, सीजीएल वाला जो राकेश यादव सिखा रहे हैं ना, उन लोग के 6-7 के सिलेबस में है, तो बच्चा अगर तैयार होकर निकलेगा तो हमसे खतरनाक नहीं होगा। उनको हिंदी इंग्लिश पर समानाधिकार प्राप्त है, वो हिंदी और इंग्लिश उसी जैसे कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उनको दोनों उन लोगों का सॉलिड होता है, तो पढ़ के लेंगे कॉम्पिटिशन। दिल्ली में ऐसा चीज भरा पड़ा है तो लोग ले रहे हैं, यहाँ पे उन लोग का बेसिक ठीक है, यहाँ पे विरोध हो रहा है कि एग्जामिनर उसको मार्क्स बम कर दे रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनका बेस ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्त्री सीमित हो जाएंगी तो इस वजह से सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है समाज में, ठीक है। आप बोलिएगा अरे पापा के पास भी तो मोबाइल है, लेकिन बच्चा दिन भर पापा के साथ नहीं रह रहा, ठीक है, बच्चा मुश्किल से 2-4 घंटा ही पापा के साथ रह रहा है, अगर वीकेंड्स की बात छोड़ देती, ठीक है। पापा निकले सुबह में नाश्ता वास्ता करके अपने जॉब में या कमाने चले गए और आए तो 2-3 घंटा 1-2 घंटा बच्चा उसके साथ रहा, खेला, लेकिन माँ के साथ दिन भर वो घर पे रह रहा है और वो सीख रहा है। समझ में आया खेल? तो ये है। अतः स्त्री की शारीरिक बौद्धिक मानसिक विकास प्रभावित हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज भी उनके बच्चे आप डाल दीजिए ना प्रभावित हुई, और आने वाली संतान भी इससे प्रभावित हुई, और समाज की विकास या समाज की उन्नति या समाज की जो भी शिक्षा पर इसका असर पड़ा, ठीक है। चलिए अब इतना दूर हम समझा दिए। हमारे देश में नारी शिक्षा का प्रचलन शुरू हुआ और यहीं से नारी को समानाधिकार प्राप्त करने के प्रयास ने भी एक नया रूप लेना शुरू किया, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों की डिमांड अनुसार थोड़ा सा लिख देता हूं, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले समाज में नारियों को जो कैद किया गया, नारियों को जो रोका गया, नारियों को कैद ही मान लीजिए, नारियों को जो कैद किया गया उसका प्रभाव यह हुआ कि उनकी संतान चूंकि पीछे रहे तो उसका प्रभाव पड़ा समाज पर, ठीक है। ये इस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़े तो नारी शिक्षा को बल मिला, नारी शिक्षा का प्रचलन हुआ और यहीं से समानाधिकार की प्रयास शुरू हुए, ठीक है। क्योंकि असल में देखिए
पुरुष एक ऐसी प्रजाति है ना, ये बोलता है कि नारियों को मिलना चाहिए, नारियों को मिलना चाहिए, नारियों को मिलना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करता है। ठीक है, नारियां ही प्रयास करती है, नारियां ही आवाज उठाती है, पीछे से सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आज जब भी कुछ समान अधिकार की बात होती है ना, तो नारियां फ्रंट कहती है कि मुझे समान अधिकार मिलना चाहिए, पुरुष उसका समर्थन करता है। पुरुष खुद नहीं निकल जाता कि नारियों को देना होगा देना होगा, नहीं, नारियों को आगे रख के पुरुष पीछे से सपोर्ट करता है। तो नारी शिक्षा का जैसे ही प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि पुनर्जागरण काल से विदेशों में ये चीज शुरू हो चुका था, हमारे यहाँ शुरू हुआ तो समान अधिकार की बात भी शुरू होती है। अब जब समान अधिकार की बात शुरू होती है तो हर क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा। ठीक है, तो यहां से कोई भी क्षेत्र, हर क्षेत्र को इसने टच किया। ठीक है, और बात हम करें अगर कि जब देश लेना शुरू किया आजादी के बाद, जब देश ने अपने बहुमुखी विकास के पंख फैलाने शुरू किए, तो खेलकूद को भी इसने अपनी आगोश में ले लिया। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं शुरू हुई, भारत ने भी इनमें सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया। हालांकि महिलाओं में बाहुबल और साहस की कमी तो नहीं थी, हमारे देश में महिलाओं में बाहुबल और साहस की कमी तो नहीं थी, परंतु अवसर की कमी जरूर थी, जबकि विदेशों में यह अवसर महिलाओं को बहुत पहले से मिलने लगा था। ठीक है, तो आप अगर बात करें हैं बाहुबल और थोड़ा सा वर्तनी में गलती होगा तो प्लीज बता दीजिएगा, मुझे क्या बाहुबल और साहस की कमी नहीं थी। ठीक है, बाहुबल, हाँ, लेकिन आपका अगर जांचेंगे तो गलती नहीं होगा, बाहुबल और साहस की कमी नहीं थी। कमी किसकी थी? अवसर की कमी थी। ये हम लोगों के पास था, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, एक से एक वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, साहस, मीराबाई, समाज, पुरुष प्रधान समाज से लड़ रही है, क्यों नहीं संत बनेंगे भाई, तुम ही सन्यासी बनोगे, हम क्यों नहीं बनेंगे। ठीक है, बाहुबल और साहस था, बौद्धिक क्षमता भी था, मीरा ने लिखा है कविता। ठीक है, तो लेकिन अवसर की कमी थी। ठीक है, लेकिन विदेशों में क्या था, यह अवसर उनको बहुत पहले से मिलने लगा था, पुनर्जागरण काल से। ठीक है, ओलंपिक खेलों में 20वीं सदी की शुरुआत में, अब आप ओलंपिक खेलों की आप इतिहास मत लीजिए, आपका टॉपिक क्या है, महिलाओं को खेलकूद से जोड़कर सामाजिक परिवर्तन दिखाना। ओलंपिक खेलों के साथ 20वीं शताब्दी में ओलंपिक खेलों के साथ तत्कालीन 22 महिलाओं ने टेनिस और गोल्फ खेलों में भाग लिया, और यहीं से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सहभागिता को एक बूस्ट मिलना शुरू हुआ। ठीक है, कब से शुरू हो रहा है? 1900 ईस्वी, मतलब 20वीं सदी के आरंभ में। ठीक है, 20वीं सदी के आरंभ में यह आरंभ होता है ओलंपिक गेमों में। ठीक है, और जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया, तब सभी देशों को महसूस हुआ कि हम लोग अगर अपनी समृद्धि को दिखाना है कि हमारे यहाँ देखो महिलाएं भी पीछे नहीं, क्योंकि एक समय में ये ट्रेंड था कि यहाँ की महिलाएं कितनी आगे है, तो पुरुषों की समझो, ठीक है, कितना आगे होगा। तो फिर इस पर काम करना शुरू होने लगा। महिलाओं ने भी देखा कि अरे भाई वो लोग ओलंपिक खेल रहा है, हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, तो कोचिंग शुरू हुआ। मान लीजिए क्रिकेट कैसे शुरू हो गया, पहले थोड़ी बैट बॉल लेके दौड़ गई, मान लीजिए वर्ल्ड कप जीता, माहौल बना, यहाँ पर देख रहे कि स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, यहाँ पर अच्छा, मेन जो बात होता है ना किसी भी खेलकूद में आज की डेट में, वहां पर फंडिंग क्या है, स्पॉन्सरशिप कैसा मिल रहा है, वहां पर एड कैसा चल रहा है। तो जब इसका माहौल बनता है तो कुछ उदार लोग आते हैं कि भाई महिलाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए, कुछ महिलाओं के मन में हम भी खेले, तो वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुका है। और जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने लगा कार्यक्रम ना, ठीक है, तब यहाँ पर भारत की महिलाओं ने या कई ऐसे देश की महिलाओं ने इसको पकड़ना शुरू किया कि हमें भी आगे जाना है, और ये हुआ भारत में जो परिवर्तन आता है। नहीं तो यहाँ पर यत्र नारीस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता ही चल रहा था। अबला नाचन तुम्हारी यही कहानी, आंखों में दूध निस्कानों में पानी, ऐसे करके कुछ है। तो ये हम लोग यहीं तक फंसे हुए थे। अब खेल कूद में हम लोग कैसे एक्टिव हो रहे हैं, ये आप देखा जाए तो विदेशों का ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि भारत में पहले था,
अगर हम पौराणिक ग्रंथों में बात करें। लेकिन हमारा समाज जो है, जैसे ही पितृसत्तात्मक सत्ता आती है, इन सब सोचों का पतन हो जाता है और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आधुनिक खेलों का। और अब यहाँ से आप लोग अपने निबंध को एक रूप देंगे। यहाँ से अब आप क्या क्या बात बोलेंगे, यहाँ से देखिए 20वीं सदी में हुआ ओलंपिक गेमों का शुरुआत, जहां पे महिलाओं ने भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया, महिलाओं की सहभागिता, ये हुआ महिलाओं की सहभागिता का एक, ठीक है, महिलाओं की सहभागिता। और यहाँ से फिर देशों ने इससे जुड़ना, खेलकूद से जुड़ना शुरू किया महिलाओं ने, ठीक है, खेलकूद से जुड़ना आरंभ किया। अब यहाँ से आप आ गए वर्तमान पर, इसको आपको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, एक पैसेज में आपको खत्म कर देना है। अब यही कैली आपको सीखनी है। आप अगर हर चीज को समझाने लगेंगे ना, नहीं होगा, आपको बस छूना है निकलना है, छूना है निकलना है। ऐसे करते करते आप लोग आएंगे वर्तमान में। अब आप वर्तमान की बातों को करना शुरू करेंगे, ठीक है। एक लंबे अरसे के बाद संघर्ष करते हुए, ठीक है, फंडिंग की कमी थी, समाज में प्रोत्साहन की कमी थी, ठीक है, समाज अस्वीकार करता था, जितनी समस्याएं हैं उनको आप एक पैसेज में डाल के आप वर्तमान में लाइए और लाकर समस्याओं को बाद आप बताइए कि यहाँ पर अब परिस्थितियां बदल रही है। स्पेस के क्षेत्र के साथ, विभिन्न क्षेत्रों के साथ आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पहले इधर कर लेते हैं, बढ़ रही है, यहाँ लाए। अब लाने के बाद आप पहले तो जो जो संघर्ष पार करके आई हैं, कुछ कुछ घटनाओं को, कुछ कुछ बातों को आप रख के वर्तमान में लाए। देखिए यहाँ पे आप कुछ संघर्षों की बात कीजिए, ठीक है, संघर्षों की, या ठीक है, और उसके बाद वर्तमान की परिस्थितियों को बताइए कि अब परिस्थितियां बदल रही, ठीक है। गांवों में अब भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन शहरों में स्थितियां बदल रही हैं, और जिसका परिणाम हम देखते हैं कि भारतीय महिला टीम ने क्या किया है। जो किया है वो इतिहास है, ठीक है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो किया है वह इतिहास बन गया, हो गया। अब यहां से आप क्या कीजिए कि विभिन्न देशों के, हाँ, विभिन्न देशों के कुछ खेलकूद के वर्तमान परिस्थिति क्या है उसको बताइए, ठीक है। और आप जो ये जिक्र किए हैं ना कि मध्यकाल में डूबा, ये पूरा वर्ल्ड में ये चीज हुआ है, ठीक है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत में क्यों महिलाओं को विश्व में आना पड़ा, उसके पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि इसका प्रभाव पूरे विश्व पर था, सिर्फ भारत की बात नहीं थी। हाँ, वहां पहले थोड़ा सा हो गया था, जाग गए थे वो लोग, ठीक है। तो विभिन्न देशों में क्या स्थिति है खेलकूद को लेकर महिलाओं का, वो आप जिक्र करेंगे, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा डेटा निकालिए और उसके बाद आने वाली चुनौतियों पर बात कीजिए, जो अभी भी चुनौतियां बनकर है। इसमें आप बात करेंगे कि पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें आप बात करेंगे कि वातावरण नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें आप बात करेंगे कि उनको, उनके साथ क्या बोला जाता है, लैंगिक असमानता हो रही है, ठीक है। कहीं कहीं पर यह कहा जाए तो क्या कहा जाता है उसे, कौन सा शोषण कहा जाता है, होता है ना, कोई शोषण की भी बात आप लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से, या असुरक्षित माहौल में कैसे निकलेंगे, ठीक है। असुरक्षा की भावना या असुरक्षित माहौल, इसको ठीक करना होगा, ठीक है। आज कोई महिला चाहेंगी, जैसे कि कोई पुरुष है, उसको अगर कल सुबह में उसका मॉर्निंग में गेम हो, अकेले निकल के चला जाएगा, आज क्या कोई महिला अकेले चल जाएगी? नहीं, वो टीम बना कर जाएगी, ठीक है। तो असुरक्षित माहौल का आप जिक्र कीजिए चुनौतियों में, लेकिन पहले यहाँ पे आप कुछ वर्णन कर दीजिएगा कि फैसिलिटीज मिल रहे हैं, एथलीट्स को क्या क्या चल रहा है, ये सब। इसके बाद आप सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है वो बात कीजिए। कई देशों या राज्यों की आप बात कर सकते हैं, ठीक है, उनको क्या फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं, सुविधाएं दी जा रही है, इस पे बात कीजिए। जॉब दिए जा रहे हैं, इस पे बात कीजिए, ठीक है। और इसके बाद जब आप बात करेंगे सुविधाएं, ठीक है,
सुविधाएं क्या क्या दी जा रही है सरकारों की तरफ से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबका आप जिक्र कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या सुधार होने चाहिए। ठीक है, अपनी राय। काम तो हुआ है, लिखना है कि हालांकि उन्नति दिख रही है, लेकिन अब भी हमने वो मुकाम हासिल नहीं किया, या पूरे विश्व ने वो मुकाम हासिल नहीं किया जो उसे कर लेना चाहिए। आज भी हम कई मामलों में पीछे हैं। उसके लिए आप अपनी राय रखिए, और राय रखने के बाद ये हुआ आपका, ठीक है, पूरा समाप्ति। अब इसके बाद आप लिखेंगे निष्कर्ष। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पैरा चेंज कर रहे हैं, आपको याद है मैंने कहा था पैरा आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ धमाकेदार सेंटेंस आपको देने होंगे, और पैरा आप एंड करेंगे तो कुछ धमाकेदार सेंटेंस के साथ करेंगे, बीच में आपका मैटर रहेगा। जब जब आप पैरा चेंज करेंगे तब तक ये चीज आपको मेंटेन करना होगा। ये चीज की कमी दिखी मुझे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मुहावरों की, तो कुछ कुछ जगह मैंने देखा कुछ लोगों ने डाला है, हमारी छुरी छोरों से कम है कि, बहुत अच्छा लगा सुनकर। ऐसे ही आपको कुछ चक दे इंडिया का डायलॉग निकालिए, क्योंकि फिल्मी डायलॉग ना बहुत ही इफेक्टिव होता है, बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मैं भी एक आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पता नहीं मुझे उसको डाला जा सकता है कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे इस तरीके से आप अपने बना सकते हैं। ठीक है, कई प्लेटफॉर्म में बोल दिया गया कि आप कभी मत बनिए, आप अपने से लिखने को मत आ जाइए। क्यों नहीं लिखेंगे भाई, क्यों नहीं लिखेंगे? यहाँ पे फिर हमारी क्षमताओं को रोका जा रहा है। जैसे नारी की क्षमताओं को रोका जाता है, वैसे हमारी क्षमताओं को रोका जा रहा है। देखिए एक लाइन सुनिए जो मैंने अपने टाइम पे लिख के रखा था, और कैसा लगेगा बताइए। हाँ, कहाँ गया ये लाइन? बड़ा जबरदस्त लाइन बनाए थे हमने, खुद से बनाया था, और इस तरीके से आपको भी करना होगा। याद ही है यार, क्या खोजना। दंगल की बाजी हो या युद्ध के मैदान, एवरेस्ट का शिखर हुआ फिल्म फेयर। ठीक है, महिलाओं ने हर क्षेत्र में परचम लहराया है। ठीक है, या झंडे गाड़े। ठीक है, देखा, दंगल की बाजी हो या युद्ध का मैदान। क्या दंगल की बाजी में महिलाएं नहीं है? युद्ध का मैदान या खेल का मैदान दे दीजिए, दंगल की बाजी हो या खेल का मैदान। ठीक है, फिल्म फेयर हो या एवरेस्ट का शिखर, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया। ये जो तुक मिला के लिखने वाला है ना, इस पे आपको काम करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो हम अपने तरफ से दे देंगे, लेकिन फिर मिलके एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका मुहावरा। ठीक है, पंच लाइन, कुछ पंच लाइन होते हैं, इस पर आपको काम करना होगा। पंच लाइन। ठीक है, आप लोगों ने निबंध लिखा है, जिन लोगों ने देखा हुआ, मैंने कुछ सुधार करने मैं करके आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन उसमें मुझे मैच्योरिटी की काफी कमी लगी थी। ठीक है, मुझे मैच्योरिटी की काफी कमी लगी थी, सहेज के लिखने की कमी थी, इसीलिए मैंने पूरा अपना यहाँ पर रखा कि आप इस तरीके से अपने निबंध को तैयार कीजिए। मुहावरे, पंच लाइन, फिर कुछ धमाकेदार पंच लाइन, वही आ गया इसमें, और इसके बाद शब्द चयन, वाक्यों में कसावट, इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है। और जब भी आप पैरा चेंज कर रहे हैं तो कुछ सुंदर वाक्य, और जब एंड करें तो कुछ सुंदर वाक्य तरीका से, साहित्यिक ढंग से आपको प्रस्तुत करने लिए, और इस तरीके से निबंध लिखना है। मैं जितने लोगों के भी निबंध को देखा ना, मुझे संतुष्टि नहीं आई। ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो जो बात कर रहे थे हमको टॉप मार्क्स मिले, वो नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना है, जो अभी मैंने दिन किया। ठीक है, अब जो बात होगी तो भैया आप क्या कराइएगा फिर, तो मैं जो कराने वाला हूं, अभी आप लोगों को एक पीडीएफ जाएगा। ठीक है, वो पीडीएफ में क्या रहेगा, उस पीडीएफ में आपको यहां पर मैंने बता दिया। ठीक है, चुनौतियां। ठीक है, चुनौतियों में आर्थिक, वातावरण, लैंगिक असमानता, शोषण। ठीक है, शारीरिक शोषण। शारीरिक शोषण मतलब क्या, उनको गलत तरीके से टच करना, या ये सब शारीरिक शोषण में आता है। असुरक्षित माहौल, सरकारी योजनाएं, सुविधाएं, अपनी राय। ठीक है, ये सब आपको अपने से खोज कर निकालना है, नहीं तो आपका निबंध पूरा एक हो जाएगा। लेकिन इसको सजाने के लिए, जैसे कि मैंने एक बार प्रदूषण वाला डाला था, तो वैसे ही मैं स्टार्टिंग और एंडिंग के कुछ सेंटेंसेस आपको दे दूंगा, वो आप प्रयोग करिएगा अपने हर पैसेज की शुरुआत में और अंत में। मुहावरे खोज दूंगा, पंचलाइन डाल दूंगा, कुछ अच्छे शब्दों को डाल दूंगा, वाक्य कसावट आपको लाना होगा। वाक्य कसावट लाने के लिए मैं एक लोगों का निबंध लूंगा और उसको मैं डील करना चाहूंगा। ठीक है, चलिए, तो वो आप लोग देख लीजिए कि कैसे इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा भूल किया है।
प्रियंका जी का ही मैं लूंगा। ठीक है, देखिए, और बाकी जिन लोगों ने भी भेजा है मैं उनका जांच कर दे दूंगा। ठीक, और आज अभी हमारा काम जो है रात तक इसी पर चलेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आप लोग समझिए, हड़बड़ा कर भागने से नहीं होगा। महिलाओं को खेल में हिस्सा लेना तथा उन्हें खेल में शामिल करना, कहाँ गया? देखिए, महिलाओं को खेल में हिस्सा लेना तथा उन्हें खेल में शामिल करना हमारे लिए काफी गौरवपूर्ण है। खेल में भाग लेना सदियों से महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, फिर भी वे मैदान में अपना परचम दिखाया है। खेल किसी भी मानव के लिए लाभकारी है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। देख रहे हैं हमारा निबंध कहाँ जाना चाहिए, पहले स्टार्टिंग से यहाँ तक आना है। ठीक है, इसके बाद आकर आपको वर्तमान की परिस्थितियों को बताना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि खेल जो है किसी भी मानव के लिए लाभकारी है, चाहे पुरुष हो। इतना एक्सप्लेन नहीं करना, खेल मानव के लिए लाभकारी है, इससे शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास होता है। विडंबना यह है कि महिलाओं को पितृत्मक समाज ने इससे लंबे अरसे तक दूर रखा। देख रहे हैं व्यस्तता, ये व्यस्तता लाना है। ठीक है, आपने भी लिखा है पुरुषों में हो या महिलाओं में खेल के माध्यम से सामाजिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास होता है। आप बच्चों की तरह लिख रही हैं। प्रियंका जी हैं या चली गई? प्रियंका जी, ठीक है, तो ये चीजें आपको रखनी है, मैच्योरिटी से रखनी है। ठीक है, कैसे मैंने बताया, विडंबना यह है कि पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को घर की दहलीज में बांध दिया, घर की दहलीज पार करने से रोक दिया, परिणामतः सामाजिक मानसिक और बौद्धिक विकास रुका और इसका प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है। इस तरीके से आपको लिखना है, कसावट होनी चाहिए। देखिए आप एक ही बात को लिख रही हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप बात कर दी हैं, यहाँ पर आप खींचे जा रही हैं। अगर महिलाओं में इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं तो उनका शारीरिक विकास के साथ साथ मनोबल भी बढ़ता है। क्या आप लिख रही हैं? आप अच्छा लिखिए, लेकिन इसको थोड़ा कसावट लाना है। ठीक है, आप तो यहाँ मानसिक विकास की बात लिख दी, फिर आप खेल कूद पर आप बता रही हैं। अगर आपको इसको लिखना है तो आप ऐसे लिखिए, जब आप खेल कूद का लाभ, जब आप जैसे आपने टॉपिक दिया ना वहां पर खेल कूद का लाभ, एक टॉपिक आप बना सकती हो वहां पर, जो मैंने पीडीएफ में बताया जहां पर चुनौतियां था कि इस तरीके से लाभ महिलाओं को मिलता है। ठीक है, तो वहां पर खेलकूद का लाभ आप एक टॉपिक बनाइएगा और इससे शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास होता है, उसको आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही अगर इसको डाल देंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि इससे महिलाओं में टीम वर्क, नेतृत्व कौशल और आत्म अनुशासन विकसित करने में मदद मिलती है। जब आप लाभ की बात करेंगे तब ये सारा चीज आप डालेंगे। खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करना है और प्राथमिक स्तर पर शामिल है, क्योंकि हमारे देश में यह परंपरा रही है कि लड़कियां बाहर जाकर नहीं खेल सकती। लड़कों से लड़का, देखिए अब समस्या पे बात करने लग रही है। ठीक है, महिलाएं किसी भी योजना का हिस्सा बनती है तो उन्हें गलत नजरिया से देखा जाता है। नहीं, ऐसे नहीं। महिलाएं अगर किसी भी योजना का हिस्सा बनती हैं तो उसे गलत नजरिया से नहीं देखा जाता। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा है। उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ये लिखिए आप। ऐसा नहीं कि कोई खेलने जा रहा है तो हम लोग उसको गलत नजर से देख रहे, नहीं, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु आज समय बदल चुका है। ठीक है, आज भी करना पड़ रहा है। लड़कियां चांद पर भी पहुंच गई है, वो लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। ठीक है, आज वो पुरुषों से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ठीक है, और समुद्र से लेकर आसमान तक या पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक वह पहुंच चुकी है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, वो विश्वास पर खेल रही हैं और जीत भी रही हैं। अब गोल्ड मेडल जीतना सिर्फ लड़कों का काम नहीं रह गया। आज के दौर में लड़कियां भी गोल्ड मेडल जीत रही हैं। ये सब हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या है ना, प्रसंग से भटक रही है। कारण आपका टॉपिक है खेलकूद से महिलाओं को जोड़ना, उसकी प्रतिभागिता को जोड़ना, उसकी सहभागिता को जोड़ना और उसके समाज पर क्या असर पड़ रहा है वो जोड़ना। तो हर पैसेज में जब भी आप टॉपिक उठाइएगा आपको इन तीनों चीजों को जोड़कर चलना होगा।
ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया था, एक बार आइए फिर से। यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बात कर दी है स्टार्टिंग में कि क्या क्या हुआ, ठीक है। नारी जो जो हम लोगों ने बात किया, देखिए सब कुछ समाज से जोड़ते हुए हम चले, ठीक है। फिर समाज यहाँ पर 19वीं और 20वीं सदी में कैसा समाज है, महिलाएं आई, समाज में परिवर्तन आता है, ठीक है। फिर समाज में यह आता है कि अब महिलाओं को खेलकूद में बढ़ावा देना होगा, ठीक है। वर्तमान संघर्ष को एक जगह रखिए, आप एग्जाम्पल्स को एक जगह रखिए, ठीक है। चुनौतियों को एक जगह रखिए, ठीक है। और इससे क्या लाभ मिलता है, जैसे कि आपने जिक्र किया, लाभ को आप एक जगह रखिए, सहेज के चलिए, एक पैसेज में आप एक ही तरीके से बात कीजिए, ठीक है। और फिर अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए चलिए, ठीक है। मतलब आप जब निबंध लिख रहे, इंट्रो खत्म किए, स्टार्टिंग से लेकर आप वर्तमान तक आए, आने के बाद आप निबंध लिखते समय आप क्या क्या अभी समस्याएं आ रही है महिलाओं को लेकर वो डालिए, उसका एक पैसेज बनाइए, ठीक है, जिसमें वातावरण, चुनौतियां, पैसा, शारीरिक शोषण, असुरक्षित माहौल सब डालिए। अच्छा, ये कितना आवश्यक है, ये कितना आवश्यक है, अगर यह नहीं होगा तो हमारा समाज क्या हो जाएगा, उस पर आप बात कीजिए, ठीक है। उसके लिए एक पैसेज डालिए, 3-4 लाइन का एक पैसेज बनेगा। फिर इसके लिए सरकार क्या योजनाएं चला रही है, उस पर एक 3-4 लाइन का एक पैसेज डालिए। फिर क्या सुविधाएं उनको मिल रही है और क्या मिलनी चाहिए, आपकी क्या राय है, वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए क्या आपकी राय है, उस पर एक पैसेज डालिए, ठीक है। और फिर आगे की राह, आगे की राह थोड़ा सा इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। और सिस्टमेटिक ढंग से चलिए, कुछ भी जब आप लिख रही है ना, तो आप एक थीम को पकड़िए, आप एक थीम को पकड़िए कि हमको ये डील करना है, वो खत्म होने के बाद पैरा चेंज, अब हमको ये डील करना है, और इस तरीके से करके आपको निष्कर्ष तक पहुंचना है, ठीक है। अब मैं जो काम करूंगा अभी, पंच लाइन आपको अभी मैं भेजूंगा पीडीएफ बना के, उसमें मुहावरे रहेंगे, शब्दों का चयन रहेगा, और वाक्यों में कसावट ये आपको लाना है, और कुछ अच्छे वाक्य, कुछ सहेजे हुए वाक्य जो आप प्रयोग करेंगे तो आपका निबंध में व्यस्तता आएगी, वो मैं अभी आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है। और साहित्यिक प्रयोग, कुछ साहित्यिक प्रयोग मैं भेजूंगा जो आपको सेंटेंसेस के आगे और पैसेज के एंड में प्रयोग करने हैं, ठीक है। तो ये काम मैं अभी करने वाला हूं, और मैं चाहूंगा कि जो 100 लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं दिखाने के लिए कि हमको जोड़ दीजिए, हमको जोड़ दीजिए, वो भी लोग कुछ लिख कर भेजिए, ठीक है। तो अभी 1 घंटा के अंदर 4 बजे तक या 4-4:30 बजे तक मैं भेजूंगा, उसको आप लोग लिखेंगे, और जो लोग लिखे उसको सुधार करेंगे, जो लोग नहीं लिखे उसको लिख कर डालेंगे। रात को इस पर एक और क्लास होगा, और जिसको हम नारी के हर क्षेत्र से जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब नारी और खेलकूद और सामाजिक में परिवर्तन तो दिखा दिया हमने, इसको हम लोग नारी और अंतरिक्ष, नारी और 21वीं सदी की नारी, नारी और युद्ध, नारी और सशक्तिकरण, मतलब जितने भी नारी से पॉइंट हो सकते हैं आज हम लोग इसको जोड़ेंगे, कोई भी भटकेगा नहीं, अब भटकाएगा नहीं। ये जो देशभक्ति वाला टॉपिक है ये आप रखिए, जब स्टार्ट होगा तब देखेंगे। अभी नारी से संबंधित जितने टॉपिक है पहले उसको लाइन से खत्म कर दीजिए, और अभी हम जो चीज भेजेंगे वो सब चीज में आपका काम आएगा, और इसको ऐसे ही चलाइए। आपको टॉपिक भेजना है भेजिए, विनय सर जांच करके आप लोग को रिपोर्ट देंगे। अभी मुझे ये टॉपिक खत्म करने दीजिए, क्योंकि नारी, खेलकूद, सामाजिक परिवर्तन, इससे मिलता जुलता एक टॉपिक आने वाला है, और थोड़ा घुमा के देगा, वो नहीं देगा नारी और खेलकूद, वो दे देगा 21वीं सदी में नारी, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे, और उस समय आपको पूरा नारी का 21वीं सदी में क्या रोल है दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो अभी 4-4:30 बजे तक आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, देखता हूं, मैं तैयार तो कर दिया हूं, लेकिन अभी तक हमारे जो टाइप करने वाली फैकल्टी है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुई है, मैं उनसे बात करके आप लोग को तुरंत मुहैया कराता हूं, और अभी क्रम नारी से संबंधित जितना भी टॉपिक है हम लोग कवर कर लेंगे, क्लियर है बात, समझ आया कुछ? जी सर। पीडीएफ हम डालेंगे, व्यस्तता लाइए अपने निबंध में, कुछ भी कैसे भी सोच दे रहे हैं वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करें, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। और